हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके चैनल पर। आइए हम जो है पिछली वीडियो की तरह अपनी पांचों ब्रांच की जो है प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिसमें हमने पांचों ब्रांच ऊपर जो है नाम डाल रखा है और टॉपिक टू टॉपिक 10-10 क्वेश्चन की सीरीज डाली है। और इसके बाद आपको जो भी पढ़ना है आगे या कोई भी समस्या है तो हमारे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और बाकी इन सारी वीडियोस की आपको प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, आइए हम जुड़ते हैं अपने सेशन में। पहली ब्रांच है हमारी, या पहला टॉपिक हमने लिया है टेक्सटाइल का। इस तरह से टॉपिक टू टॉपिक करने से ये होगा कि कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप चाहें तो एक जो है कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, सारी सीरीज को लिखते रहिए अलग अलग। तो इस तरह से रिवीजन, और कोशिश ये भी की है कि प्रश्न जो है बहुत ही बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन हमने डाले हैं। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, ऊन पर सर्वोत्तम ब्लीच है, या ऊन पर जो हम ब्लीच करते हैं वो सर्वोत्तम कौन सा है, या कौन सा ब्लीच सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऊन पर हम कर सकते हैं, ये ऊन पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर है अगला प्रश्न, पॉलिस्टर रेशा है, या पॉलिस्टर कैसा रेशा है, एक ऐसा धागा है, तो यह एक रासायनिक धागा है। फिर है अगला प्रश्न, स्क्रीन छपाई में डिजाइन बनती है, या इसलिए ये है कि स्क्रीन छपाई में हम कैसी डिजाइन बनाते हैं। तो उसमें प्राकृतिक नमूने बनाते हैं और ज्योमेट्रिकल या ज्यामितीय नमूने बनाते हैं। और प्राकृतिक में जैसे हो गया नदी, पहाड़, पशु पक्षी, ऐसे जो है नमूने हम छापते हैं स्क्रीन छपाई में। फिर अगला प्रश्न है, ऊन के जलने पर कैसी गंध प्राप्त होती है। तो ये आप लोग जानते हैं कि ऊन हमारा जो है एक जानतो रेशा है या प्रोटीन जगत का रेशा है। तो जानतो रेशा है, इसलिए इसके जलने पर बालों के जैसे जलने की गंध आएगी। फिर है अगला प्रश्न, नायलॉन के धागे का मूल्यांकन हम किसमें करते हैं, या कह सकते हैं नायलॉन के धागे का हम कैसे नापते हैं। तो इसको जो है हम डेनियर में मेजरमेंट इसका करते हैं, या डेनियर में नापते हैं। और नायलॉन भी एक पूरी तरह से कृत्रिम रेशा है, मानव निर्मित रेशा है। फिर जो है अगला प्रश्न है, स्पाइरल, फ्लैग, लूप, स्लब, ये सब जो है ये किनके प्रकार है, हम कह सकते हैं स्पाइरल किस जो है, फ्लैग हो गया, लूप, स्लब, ये सब कैसे धागे हैं। तो ये सारे हमारे फैंसी धागे हैं जो है, इसमें हम फैंसी धागे इनको कह सकते हैं। फैंसी धागों में आते हैं कौन कौन से, स्पाइरल, फ्लैग, लूप और स्लब। फिर है देखिए अगला प्रश्न है, बंधेज रंगाई की खोज हुई। बंधेज रंगाई को हम टाई एंड डाई रंगाई भी कह सकते हैं। टाई एंड डाई रंगाई जो है बांधनी साड़ियाँ जो बनाई जाती हैं, जो बांधनी साड़ियाँ हमारी बनती हैं, कह सकते हैं राजस्थान की हो गई, कई प्रकार की चुनरी हो गई, दुपट्टे हो गए हमारे, और साड़ियाँ हो गई, ये बनाए जाते हैं, वो बंधेज रंगाई हमारी है। तो इसकी खोज कब हुई, तो ये 13वीं शताब्दी में इसकी खोज हुई थी। फिर जो है अगला प्रश्न है, जानतो तंतु है या जानतो रेशा कौन सा है, अभी हमने आपको ऊपर बताया भी है। जानतो रेशा ऊन और रेशम है, क्योंकि ऊन भी हमें प्राणी जगत से प्राप्त होता है, जिसमें हो गया बकरी हो गई, कपड़ा हरकस बकरी हो गई, मेरनो बकरी हो गई, और खरगोश हो गए। इन तरह से कई तरह के जो है प्राणियों से प्राप्त होता है ऊन हमको। और रेशम भी जानते हैं, रेशम भी एक प्राणी जगत का रेशा है कह सकते हैं, और प्राकृतिक में प्राणी जगत का आता है, क्योंकि रेशम के भी कीड़े पाले जाते हैं। रेशम के कीड़े सहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं, और वो जो है सहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। तो जो है इसके पालन को हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। और रेशम पालन का शुरुआत कहाँ हुई, तो ये हमारी चीन में शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार से हम जान लेंगे। ये देखिए एक प्रश्न से कई प्रश्न बन गए, ऊन और रेशम जानतो तंतु है या जानतो रेशा है। फिर अगला है, लिनन प्रतीक है। तो लिनन किसका प्रतीक है, तो यह जो है हमारा पवित्रता का प्रतीक है, और ये सबसे ज़्यादा प्राचीनता लिए हुए है, प्राचीनता का प्रतीक है, और ये हमारा पवित्रता का प्रतीक है। देखिए लिनन रेशा जो है हमारा
प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक में वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। लिनन के पौधे को हम क्या कहते हैं? फ्लैक्स। फ्लैक्स के पौधे से हमको लिनन प्राप्त होती है। और लिनन का जो कपड़ा होता है वो बहुत ही पवित्रता का प्रतीक है। इसीलिए जो है मिस्र में जो क्या कहते थे, जब व्यक्ति मर जाता था तो उसकी मम्मी बना देते थे, मम्मी को लिनन के वस्त्र में ही लपेट कर रखते थे, क्योंकि ये ऐश्वर्य वैभव का भी प्रतीक होता है। इसलिए जो है मम्मी को हमेशा मिस्र में जो है लिनन में लपेटते थे। और लिनन का प्रयोग वहाँ बहुत आयत होता था, इसलिए जो है लिनन की भूमि भी किसको कहते हैं? तो लिनन की, ये प्रश्न भी बन सकता है कि लिनन की भूमि किसे कहते हैं? तो लिनन की भूमि मिस्र है। मिस्र को लिनन की भूमि कहते हैं। फिर है अगला प्रश्न हमारा, ये आखिरी प्रश्न है इस टेक्सटाइल सीरीज का। पत्ती वाले तंतु हैं, तो पत्ती वाले तंतु यानी कि पत्तियों से हमको कौन से तंतु या कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? तो ये हो गया अबाका और पाइनएप्पल, ये हमारे पत्तियों से प्राप्त होने वाले तंतु हैं। इस तरह से टेक्सटाइल हमारी खत्म हुई। फिर हमारी अगली है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के इसमें 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह जीन पियाजे महोदय ने दिया है। और इन्हीं की 4 अवस्थाएं इन्होंने जो है 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो पहली है संवेदी पेशी अवस्था, तो ये है जन्म से 2 वर्ष तक। फिर अगली है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हम कह सकते हैं, तो ये हमारी हो गई 2 से 6 वर्ष तक। फिर इसके बाद इन्होंने बताया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो हो जाएगी 6 से 12 वर्ष तक। इस तरह से कह सकते हैं इन्होंने 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। तो जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। फिर अगला है बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत हमारे थार्नडाइक महोदय ने दिया है। फिर है अगला एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत हमारे अल्फ्रेड विने महोदय ने दिया है। फिर अगला है 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत, तो 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। और इसको मैं ट्रिक से याद भी कर सकते हैं क्योंकि कंफ्यूजन रहता है। तो एक और भी है समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, तो वो कैली महोदय ने दिया है। तो इसे कह सकते हैं कि केले थे समूह में, थार्नडाइक ने बहुत खाए, एक बार में बिना रुके स्पीयरमैन ने बहुत खाए। तो बहुत का मतलब हो जाएगा 2 3, तो उसमें स्पीयरमैन हो जाएगा। बिना रुके, एक बार में बिना रुके तो एक खंड हो जाएगा, बिना रुके का मतलब बिने से हो जाएगा। इस तरह से हम ट्रिक से याद कर लेंगे। तो तीनों सिद्धांत ये पूछ सकते हैं, ये जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है अगला प्रश्न, व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है, ये हम कह सकते हैं व्यक्ति के जीवन का आरंभ कैसे होता है? तो ये यहाँ जो है गर्भाधान से, जब जो है गर्भाधान शुरुआत होता है तभी से व्यक्ति का जीवन आरंभ हो जाता है। फिर है अगला प्रश्न, जन्म के समय शिशु का भार, जन्म के समय शिशु का भार कितना होता है? तो यह 3 से 3.5 किलो तक होता है। और एक होता है अंडरवेट, तो वो जो है हमारा आ जाएगा 2 से 2 किलो या फिर कह सकते हैं उससे भी कम। तो ये जो है इस तरह से कम वजन का शिशु हो जाएगा या और जो है सामान्य शिशु का वजन 3 से 3.5 किलो है। फिर अगला प्रश्न है शिशु के प्रारंभ में नींद, शिशु मतलब प्रारंभ में शुरुआत में कितने घंटे तक की वह सोता है? तो देखिए एक जो है हमको अलग अलग बुक में अलग अलग मिल जाएगा, कहीं कहीं 18 से 20 घंटे लिखा होता है और कहीं कहीं 22 घंटे भी होता है। तो इसलिए हमने दोनों को मेंशन कर दिया है। आप जो है अपने जो है ऑप्शन के अनुसार लगा देंगे आंसर, जैसा ऑप्शन होगा वैसे आप आंसर करेंगे। फिर अगला प्रश्न है बीजावस्था या डिंबावस्था कब से कब तक होती है? तो बीजावस्था या डिंबावस्था हमारी निषेचन से 15 दिन तक, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब से लेकर के 15 दिन तक की हमारी बीजावस्था या डिंबावस्था कहलाती है। फिर इस तरह से हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर इसके बाद हमारी जो है हमारा अगला जो है टॉपिक है होम मैनेजमेंट। तो अब हम होम मैनेजमेंट के
10 प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, गृह प्रबंधन के चरण हैं। तो गृह प्रबंधन के चरण कितने हैं? तो ये हमने पढ़ा है, गृह प्रबंधन के चरण है आयोजन, नियंत्रण व मूल्यांकन। और गृह प्रबंधन क्या है? तो गृह प्रबंधन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत विकास करने वाली प्रक्रिया है। और इस प्रकार से हम जो है किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंध करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसकी प्लानिंग करते हैं या हम योजना बना लेते हैं। उसके बाद हम उस पर अपने सारे कार्यक्रमों के लिए नियंत्रण की कहाँ पर कैसा क्या करना है, बल देना है, क्या करना है, और अंत में हम मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार से गृह प्रबंधन के चरण हमारे, तो गृह प्रबंधन के चरण मुख्यतः 3 है, आयोजन, नियंत्रण व मूल्यांकन। और गृह प्रबंधन में जो प्रबंधक होता है, मैनेजर होता है, उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसके अंदर भी दूरदर्शिता का गुण, जो है सहनशीलता का गुण, कार्य क्षमता का गुण, ये सब चीज़ें होना आवश्यक है, जिससे वो अपना जो है, जो मैनेजमेंट कर रहा है या जो प्रबंध कर रहा है, उसको पूरी तरह से उसको करने में वह सक्षम हो। फिर है, देखिए अगला प्रश्न है, सुंदरता कैसा मूल्य है? तो यह हमारा आंतरिक मूल्य है। तो मूल्य भी देखिए हमारे वैल्यू जो है, वैल्यू भी कई प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक होता है और एक बाह्य होता है। तो जो सुंदरता है वो व्यक्ति के अंदर निहित होता है, और जो मूल्य है जो हमारे बाहरी हैं, जो हमको मानवीय संसाधन के द्वारा प्राप्त होते हैं, वो हमारे बाहरी मूल्य कहलाएंगे, और आंतरिक मूल्य हमारे व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं, इसलिए सुंदरता हमारा आंतरिक मूल्य है। फिर है अगला प्रश्न, प्रांग के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग। तो प्रांग के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग कौन से हैं? तो ये हमारा हो गया लाल व नारंगी, ये हमारे सर्वाधिक गर्म रंगों में आते हैं। और वैसे प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो ये प्राथमिक रंग हमारे हो गए लाल, फिर है हमारा पीला, फिर है हमारा नीला, ये हमारे जो है प्राथमिक रंग के अंतर्गत आता है। और आप जानते हैं द्वितीयक रंग में क्या जाएगा? लाल और पीला मिलाने पर जो हमको रंग प्राप्त होगा वो नारंगी हो जाएगा, पीला और नीला मिलाने पर हरा रंग मिल जाएगा। इस तरह से जो प्राथमिक रंगों को मिलाकर जो रंग बनते हैं वो हमारे द्वितीयक रंग बन जाते हैं। तो इस तरह से हम जान लेंगे कि प्राथमिक रंग कौन से हैं, ये भी देख लेंगे यहाँ पर। फिर है अगला प्रश्न, उपभोक्ता या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना या कब लागू हुआ? तो यह हमारा 24 दिसंबर 1986 को बना। फिर है अगला प्रश्न, मिलावट निरोध अधिनियम। तो यह हमारा 1 जून 1954 को बना था। फिर है अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये कब लागू हुआ? तो ये हमारा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। फिर है अगला प्रश्न, स्थान के आधार पर बाजार के प्रकार। तो स्थान के आधार पर बाजार के 4 प्रकार होते हैं। एक है स्थानीय बाजार, फिर अगला है प्रादेशिक बाजार, फिर अगला है राष्ट्रीय बाजार, फिर है अगला अंतर्राष्ट्रीय बाजार। इस तरह से हमारे जो है स्थान के आधार पर 4 प्रकार के बाजार हो गए। फिर है अगला प्रश्न, इसी में, बैंक किस भाषा का शब्द है? तो बैंक ये हमारा इटालियन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है बैंक का मतलब बेंच पर बैठकर रुपए या पैसे का लेन देन करना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बैंक एक इटालियन शब्द है और इसका अर्थ है बेंच पर बैठकर रुपए का लेन देन करना। फिर अगला प्रश्न है, सबसे खतरनाक चेक, या हम कह सकते हैं खतरनाक से तात्पर्य है कि असुरक्षित चेक। सबसे असुरक्षित चेक कौन सा है? तो यह हमारा है वाहक चेक और बैरियर चेक, ये हमारे सबसे असुरक्षित चेक जाने जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, मूल्य है। तो मूल्य हमारा क्या है? मूल्य हमारे परिवर्तनशील होते हैं। किस प्रकार से? देखिए, जैसे हमारा आज मूल्य का मतलब हमारे जो गोल होता है, यानी कि जो हमारा लक्ष्य होता है, तो देखिए वो परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि आज हमारा लक्ष्य कुछ और है। मान लीजिए आप ही लोग हैं या हम जो लोग हैं वो अभी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा आज मूल्य क्या है कि पढ़ लिख लेना, किसी तरह से सक्सेस हो जाना। फिर अगर कहीं नौकरी लग गई, सक्सेस हो गए, तो हमारे मूल्य कुछ दूसरे हो जाएंगे। बचपन में हमारे मूल्य दूसरे थे,
कि हम कहीं हमको नई ड्रेस मिल जाए, नए कपड़े, नए स्कूल, इस तरह से हमारा मूल्य था। फिर हम जब बड़े हुए किशोरावस्था में तो हमारा मूल्य दूसरा था। आज हमारा मूल्य नौकरी पाना है और उसके बाद हमारे मूल्य बदल जाएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं मूल्य हमारे परिवर्तनशील है। अब आपको अगर ये प्रश्न आ गया तो कभी भूलेगा नहीं। फिर है देखिए, इस तरह से हमारे होम मैनेजमेंट के जो है 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक अपना खोलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन या प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा से हमने फिर हम 10 प्रश्न लिए हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न है मिशन इंद्रधनुष योजना। ये जो है हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लागू की गई थी 25 दिसंबर 2014 को। फिर इसके बाद इसमें जो है टीकाकरण, जो गर्भवती स्त्रियों को, बच्चों को टीकाकरण, उनका स्वास्थ्य देखभाल, इस तरह से इसका जो है लक्ष्य है। फिर अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुमन योजना। इसमें भी वही सब है, मातृत्व देखभाल। 10 अक्टूबर 2019 को ये योजना लागू की गई थी, सुमन योजना। और मिशन इंद्रधनुष योजना 25 दिसंबर 2014, राष्ट्रीय सुमन योजना 10 अक्टूबर 2019। फिर देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। देखिए ये भी 2 प्रकार की है, इसलिए हमने लिख दिया ये गैस सिलेंडर वाली योजना है। यह योजना 1 मई 2016 को लागू की गई थी। फिर है अगला प्रश्न पहली शिक्षा नीति। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी कब बनी, तो ये हमारी पहली बनी थी 1968 में। फिर इसके बाद संशोधन होकर दूसरी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई, तो दूसरी शिक्षा नीति हमारी आई थी 1986 को। फिर इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न परिवार नियोजन कार्यक्रम परिवार नियोजन जो हमारा कार्यक्रम चलता है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा जो है जोड़ा गया। तो ये जो है हमारा जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम जोड़ा गया था। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है गुड़गांव प्रोजेक्ट। तो ये गुड़गांव प्रोजेक्ट कब बना, तो ये 1920 में बना। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है ट्राइसेम। तो ट्राइसेम का संबंध किससे है, तो ट्राइसेम का संबंध युवा रोजगार से। इसमें जो है युवाओं को रोजगार देने का कार्यक्रम है और ये 18 से 35 यानी कि प्रौढ़ कह सकते हैं या एडल्ट के लिए कार्यक्रम चलाया गया है। फिर अगला है हिंदू विवाह अधिनियम। ये कब लागू हुआ, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को लागू किया गया। फिर है अगला प्रश्न ICMR की स्थापना। देखिए ये शायद हमारे कमेंट बॉक्स में ये प्रश्न पूछा भी गया था, इसीलिए हमने ये प्रश्न डाला है। ये कंफ्यूजन नहीं करना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ICMR की स्थापना 1911 में की गई थी। फिर इसके बाद इस तरह से हमारे जो है अब हम इसके बाद पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर क्रिया विज्ञान। इससे हमारे 10 क्वेश्चन हैं। देखिए ये जो है पहला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज 1665 में हुई और रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। और किसकी, तो ये मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। फिर है अगला प्रश्न कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग या फिर रिवीजन करिए इसको बार बार देख करके या फिर कहीं नोट डाउन करिए, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कोशिका के राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और कोशिका का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, तो यह साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज किसने की, तो यह रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की। इस तरह से ये तीनों प्रश्न कोशिका से थे। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा है चौथा
पाचन तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा। तो पाचन तंत्र का हमारे सबसे बड़ा या सबसे लंबा हिस्सा आहार नाल होता है। फिर और पाचन हमारे मुख से शुरू होता है। फिर है अगला प्रश्न, बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? तो बड़ी आंत के हमारे 3 भाग होते हैं, जो बारी बारी करके अपना कार्य करते हैं और भोजन को पचाने में जो है मदद करते हैं। तीनों भाग हैं सीकम, कोलम और रेक्टम। ये हमारी बड़ी आंत के तीनों भाग हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं। इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि सीकम शरीर का कौन से अंग का भाग है या कोलम शरीर के अंग का कौन सा भाग है। तो इस तरह से हम तीनों के नाम याद कर लेंगे। फिर अगला है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो यह हमारा लगभग 120 दिन का होता है। फिर अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल। तो श्वेत रक्त यानी कि WBC का जीवन काल होता है 2 से 3 दिन का। 2 से 3 दिन के बाद ये समाप्त होने लगती हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रोटीन का पाचन। तो प्रोटीन का पाचन हमारा कहाँ पर होता है? तो ये जो है आमाशय में हमारे होता है और ये हमारा छोटी आंत में होता है। आमाशय व छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। फिर है अगला प्रश्न मानव स्वस्थ मानव का हृदय वजन या स्वस्थ मानव के हृदय का कितना वजन होता है? तो यह 250 से 300 ग्राम तक की मानव के शरीर का मानव के हृदय का वजन होता है। फिर इसके बाद आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी फीमर कहलाती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आपको